नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मानवता की सेवा करे एआई, इसे आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता से जोड़ना जरूरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व लोक कल्याण में एआई से मिलेगी मदद। देहरादून में बादल फटने से भारी नुकसान, 500 से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। 21 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून जिले में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। मसूरी में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, तो विकासनगर में 14 लोग आसन नदी में बहे, 8 शव बरामद। चमोली में 2.5 महीने से अतिवृष्टि का कहर, सड़कें, पुल और भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अब तक 1150 करोड़ से अधिक की क्षति। प्रभावितों को दी गई 6 करोड़ से अधिक की सहायता राशि। और देहरादून में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 750 किलो मादक पदार्थों को किया नष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रग्स मुक्त भारत नीति के तहत देश भर में चल रहा अभियान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सदैव मानवता की सेवा करनी चाहिए और इसे मनुष्य पर नियंत्रण का साधन नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई को आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ा जाना आवश्यक है, तभी ये समाज के लिए कल्याणकारी शक्ति बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटिंग एआई विद स्पिरिचुअलिटी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को समृद्ध और उन्नत करना है, उसे प्रतिस्थापित करना नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि एआई भारत की प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने का सशक्त माध्यम बन सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और लोक कल्याण जैसे क्षेत्रों में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे करोड़ों लोगों की जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एआई का विकास समावेशी और समानता मूलक होना चाहिए ताकि इसके लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंच सकें। देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई इलाके जलमग्न हो गए, साथ ही मजदूरों के बहने की भी सूचना है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। प्रशासन के अनुसार अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौसम विभाग ने 21 सितंबर तक देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल सहित कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार वो अपडेट दे रहे थे। सुमन सर जानेंगे, सर ये एकदम से जो देहरादून में जाता हुआ मौसम है, किस तरह का ये रहा और कैसे सर ये एकदम से? देखिए, देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में रात में बरसात शुरू हुई और बहुत अधिक बरसात हुई। जैसे हम सहस्त्रधारा की बात करें, सहस्त्रधारा में लगभग 264 मिलीमीटर बरसात हुई है। नरेंद्र नगर में लगभग 200 मिलीमीटर बरसात हुई है। कई स्थानों पर 150 मिलीमीटर या उससे अधिक बरसात हुई है। इतनी अधिक बरसात होने के कारण क्या हुआ कि पानी बहुत वेग से ऊपर से क्षेत्र से आया है और फिर उसके सामने जो भी स्ट्रक्चर पड़ा है, मकान, दुकान, सड़क, पुल, पुलिया, उसको बहाते हुए गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अब तक 500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। ज़्यादा इफेक्ट की बात है, ज़्यादा इफेक्ट कौन सा इलाका देहरादून का हुआ है सर? देहरादून में जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो सहस्त्रधारा के आसपास का क्षेत्र, उधर टपकेश्वर के आसपास का क्षेत्र, प्रेमनगर के आसपास का क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ। मसूरी में भी कई जगह हुआ है, डीआईटी के पास भी कई जगह हुआ है, आईटी पार्क का एरिया, इस तरह से ये ज़्यादा एरिया प्रभावित हुए हैं। और कुछ स्ट्रक्चर टूटे हैं, कुछ रास्ते बंद हुए हैं, कुछ दुकानें टूटी हैं, कुछ मकान टूटे हैं, लेकिन राहत बचाव कर्मी सब जगह राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया है, लगभग 600 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उनके लिए वहां पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने लोगों से अपील की है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से बचें और नदी नालों के पास न जाएं। उन्होंने कहा कि मसूरी में जो भी लोग फंसे हैं वे सभी सुरक्षित हैं।
मसूरी को लेकर किसी तरह की चिंता करने वाली बात नहीं है। देहरादून समेत कई जिलों में अलर्ट जारी है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपदा की सूचना तुरंत देने की अपील की है। मौसम देखिए, आज अभी आप देख रहे हैं ये पूरा है देहरादून, नैनीताल, चंपावत का एरिया ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगह येलो अलर्ट है, तो सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। और कल के बाद आप देखेंगे 17 तारीख के बाद 17-18 में हरिद्वार ग्रीन में आ जा रहा है। उसके बाद 19 तारीख से पूरा हमारा जो गढ़वाल मंडल है ये पूरा का पूरा ग्रीन आ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख से 19 तारीख से मौसम काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है। सचिव ने कहा कि भूस्खलन संभावित इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। झुग्गियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ आंध्र प्रदेश से विनोद कुमार सुमन, जिनका साफ कहना है कि अभी उत्तराखंड पूरी तरह सुरक्षित है। लगातार जो प्रशासन है वो लगातार राहत और बचाव कार्य में जारी है। कैमरा मनोज लखेड़ा के साथ अवधेश नोटियाल, डीडी न्यूज़ देहरादून। देहरादून जिले में सोमवार रात को हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटना से बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होने के समाचार हैं। विकासनगर क्षेत्र में भी बारिश और भूस्खलन होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पछवादून क्षेत्र में ट्रैक्टर पर सवार 14 लोग आसा नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें से अभी तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोग सकुशल बचाए गए हैं। वहीं 4 अन्य की तलाश अब भी जारी है। यहाँ तमसा और टोंस नदी उफान पर है। विकासनगर देहरादून हाईवे पर नंदा की चौकी के पास बने पुल का एक हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। हमने देखा अभी परवल में सुबह एक ट्रक में कुछ लोग सवार थे जो ट्रक बह जाने के कारण नदी में बह गए थे, जिनमें से अभी सूचना आई है कि लगभग 8 लोगों की डेड बॉडीज प्राप्त हुई हैं। अभी भी कुछ लोग लापता हैं। मसूरी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। मसूरी में 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है। इसके अलावा बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग लगभग 18 स्थानों पर बाधित हो गया है। शिव मंदिर से ऊपर का पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में मार्ग बाधित हो गया है। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी देहरादून रोड पर भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही फिलहाल असंभव है। उन्होंने कहा कि हालात को सामान्य करने में समय लगेगा। इसके अलावा जहाँ भी जो लोगों ने हेल्प मांगी, जहाँ रेस्क्यू करना था, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुके हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अभी सबसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे, मसूरी से देहरादून जो है अभी ट्रैवल ना करें। सभी पर्यटकों को वहाँ सूचित कर दिया गया है कि आज के दिन में हो सके तो वहीं रहें, और इसके लिए सभी हमारे होटल, धर्मशालाओं ने बिल्कुल पूर्ण सहयोग दिया कि आज वो निःशुल्क सबको ठहराएंगे। पालिका अध्यक्ष मीरा सखलानी ने बताया कि देर रात कोलू खेत के पास हुए भूस्खलन में 2 नेपाली मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। इसके अलावा मकरेती गांव में एक घर पर मलबा गिरने से 2 अन्य लोगों की मौत हुई है। पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से, और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झाड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मजदूर की भी मौत हुई है। हमारे मखरेती गांव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानमाल का नुकसान उससे हुआ है। जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। सीमांत जनपद चमोली में पिछले 2.5 महीने से लगातार हो रही अतिवृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों से लेकर पुल, भवन और कृषि भूमि तक को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक 12 करोड़ से अधिक की क्षति का आकलन किया गया है, जबकि 33 मार्ग अभी भी बंद पड़े हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन ने चमोली जिले में तबाही मचाई है। सड़कों, पुलों, मकानों, दुकानों, स्कूलों और अस्पताल भवनों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि भी बर्बाद हो गई है। प्रभावित परिवारों को अब तक 6 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। हालात का जायजा लेने भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुकी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि अब तक लगभग 1150 करोड़ की क्षति का अनुमान है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय दल को भी भेजी जा चुकी है। सरकार की टीम आई थी, उनके समक्ष 920 करोड़ का न्यूनीकरण के तहत भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कुल मिला के 1150 करोड़ का धनराशि का जो हमने आंकलन किया था अभी तक की हुई आपदा में, उसको प्रस्तुत किया था।
के अतिरिक्त जो हमें 11 करोड़ की धनराशि शासन से प्राप्त हुई थी आपदा के विभिन्न मदों में, उसमें 6.5 करोड़ की धनराशि हम व्यय कर चुके हैं। और जैसे जैसे हमारी क्षति का आंकलन प्राप्त हो रहा है तो मानक अनुरूप और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पे घोषणा आदेश निर्गत किए जा रहे हैं उसके तहत हम धनराशि वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के भीमताल विकासखंड में विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जहां ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा मौजूद रहे। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं ताकि ग्रामीणों तक योजनाओं की जानकारी और लाभ आसानी से पहुंच सके। आज हम सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य पर जो है यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में हमने गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे और जिनकी भी उसके अलावा जिले के जितने भी हमारे विभाग हैं सब यहाँ उपस्थित थे और जनता की जितनी भी यहाँ पर समस्याएं आई उनका जो है जो भी समस्याएं तात्कालिक रूप से जिनका निवारण हो सकता था उनको हमने यहाँ पर तात्कालिक निवारण किया। और इसके अलावा जो हमारे सभी विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने विभाग की जानकारी जो है ग्रामीणों को प्रदान की। वहीं चंपावत जिले में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर सेवा दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्ति दौड़ से लेकर रक्तदान और वृक्षारोपण तक जन सहभागिता की झलक पूरे जिले में दिखाई दी। टनकपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। दौड़ के जरिए नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। अभी समय नशा मुक्ति अभियान के लिए कैंपेन चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर। समाज में सभी वर्गों द्वारा, महिलाओं द्वारा और जो है युवकों द्वारा और एक्स आर्मी मेंस के द्वारा और जो यहाँ के विभिन्न जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया जा रहा है। मेरा सभी पूरी जनता से यहाँ अनुरोध है कि भाई वो इस कार्यक्रम में केवल एक दिन संकल्प रूप में लें और पूरी जन जागरूकता फैलाएं। इस मौके पर पौधरोपण और जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मरीजों को फल भी वितरित किए गए। जो अभियान चल रहा है हमारा आज 16 तारीख से 2 अक्टूबर तक, जिसमें विभिन्न समाज में जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य के कैंप हैं, चाहे अन्य समाज में अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति है उस तक विकास, जो भी सरकार की विकास कार्य हैं, विकास कार्य के साथ साथ और सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है सभी कार्यकर्ताओं को। और सभी लोग बिल्कुल तन मन धन से आज सुबह से ही सेवा के भाव में लग चुके हैं। स्वच्छता अभियान के साथ साथ आज हॉस्पिटल में मरीजों के लिए फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और मैं पुनः देश के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देहरादून ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 किलोग्राम मादक पदार्थों का सुरक्षित निस्तारण किया है। देश भर में 16 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान एनसीबी और राज्य एजेंसियां मिलकर मादक पदार्थों का निस्तारण कर रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून जोनल यूनिट ने देहरादून स्थित SPCL लक्सर भट्टे में अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, डोडा, कोरेक्स सिरप, ट्रेमाडोल, एल्प्राजोलम समेत कई नशीली दवाइयों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत नष्ट किया। बताया जा रहा है कि अब तक एनसीबी ने देश भर में 4,794 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों का निस्तारण किया है। एनसीबी का कहना है कि ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रग्स मुक्त भारत की नीति और गृह मंत्री अमित शाह की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2014 से अब तक आधुनिक सेना और आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स के विजन का असर ऑपरेशन सिंदूर में साफ दिखाई दिया, जहां पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। इस सफलता ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत और भारतीय रक्षा क्षेत्र की नई पहचान बनाई है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। तो करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बागेश्वर में आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत PC-PNDT अधिनियम पर आधारित संयुक्त जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने कहा कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए PC-PNDT एक्ट, पॉक्सो एक्ट और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानून बनाए गए हैं। प्रत्येक महिला को इनकी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने भ्रूण लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध बताते हुए कहा कि बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड कराना अवैध है। आज इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि हम PC-PNDT एक्ट के बारे में इस कार्यशाला में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इस कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा, CDPO, ANM तथा स्वास्थ्य विभाग से काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं। तो यहाँ इस कार्यशाला में PC-PNDT एक्ट के बारे में, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के बारे में, कंज्यूमर जागरूकता के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो के समन्वयक दीप चंद्र जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत BIS केयर ऐप का उपयोग समझाया और उपस्थित लोगों को मानक प्रमाणित उत्पादों के उपयोग की शपथ दिलाई। आज विकास भवन कार्यालय सभागार में ANMs, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सौरभ तिवारी जी के निर्देश में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत BIS केयर ऐप की जानकारी सभी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई। ऐप डाउनलोड कराया गया तथा उसका उपयोग करना सिखाया गया तथा एक शपथ भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जज मैडम के द्वारा की गई कि हम ISI मार्क, हॉल मार्क तथा R मार्क उत्पादों का ही प्रयोग करेंगे। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल तहसील के तहत विकासखंड पोखड़ा इलाके में दहशत बना गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार ने इस इलाके में 12 सितंबर को पोखड़ा श्रीकोट गांव की एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद से ही ग्रामीण यहां आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच वन विभाग ने यहां 4 पिंजरे लगाए थे। आज सुबह गुलदार एक पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि अभी जांच की जाएगी कि पकड़ा गया गुलदार वही नरभक्षी है या कोई और। लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े ने बताया कि गुलदार का DNA परीक्षण किया जाएगा कि ये गुलदार नरभक्षी है या नहीं। हमारी टीम उधर गई थी, फिर उसके बाद पिंजरे लगाए गए थे, 3 पिंजरे लगाए थे। ट्रैंकुलाइजिंग की टीम वहाँ पे थी। वो ट्रैंकुलाइजिंग की टीम पूरी उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी और आज अर्ली मॉर्निंग 5 बजे लेपर्ड को पिंजरे में पकड़ने में टीम को सक्सेस मिला है। अभी जो लेपर्ड पकड़ा है हमने, उसका DNA सैंपल हो जाएगा। वेटरनरी डॉक्टर आएंगे, DNA सैंपल ले लेंगे और जो रिया की जो बॉडी थी उस टाइम पे उसके बॉडी से भी हमने कुछ गुलदार के हेयर हमने कलेक्ट किए थे। तो दोनों हेयर को हम WI सैंपल में भेज देंगे और WI वहाँ से मैच करेगी। अगर DNA सैंपल मैच होता है तो यही गुलदारी हम समझेंगे। तब तक वहाँ पे जो आज की सुविधा है वो रहेगी, जैसे कि पिंजरे भी रहेंगे। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्ट द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कविता लेखन, लघु कथा लेखन, कहानी लेखन, काव्य पाठ प्रतियोगिता
आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालयों, एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि के साथ ही उनमें रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। आप सब जानते हैं 2 दिन पूर्व ही हिंदी दिवस मनाया गया है और उसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा साहित्य महोत्सव जो कार्यक्रम हमारा होता है उसकी तरफ से विद्यालयी बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें कविता लेखन, कहानी लेखन और काव्य पाठ की प्रतियोगिताएं हैं। और ये बहुत अच्छे से कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है जिसमें विभिन्न विद्यालयों के अल्मोड़ा के करीब 60 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। वहीं पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर गीता खोलिया ने कहा कि बच्चों के मन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने से हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों के लिए विशेष रूप से बच्चों को हिंदी भाषा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा को हमें किस प्रकार से उसको मुखर करना है, समाज में कैसे उसको आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ये जो मंच जो है हमारे इस अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्ट वालों ने दिया है। मुझे पूरी आशा है कि ये इससे बच्चे प्रभान्वित होंगे और उनको हिंदी भाषा का महत्व जो है पता चलेगा। हिंदी के प्रति उनके मन में एक प्रेम और एक राष्ट्रीय भावना उनके मन में जागृत होगी। देश और प्रदेश को अनीमिया और कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगातार कार्य कर रही है। जिला उधम सिंह नगर में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आज लगभग 200 आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इन ट्रेनरों को फूड फोर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी, हाइजीन, ओबेसिटी की जानकारी दी गई। एफडीए उत्तराखंड के उप आयुक्त गणेश चंद्र कंडवाल ने कहा कि मास्टर ट्रेनर अपने क्षेत्र में लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करेंगे, साथ ही संतुलित आहार और सही जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। ईट राइट इंडिया अभियान के तहत जो एफडीए उत्तराखंड और एफएसएससीआई की फ्लैगशिप में कार्यक्रम चल रहा है जिसको ईट राइट इंडिया अभियान कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम है 2018 में स्टार्ट किया गया था ईट राइट इंडिया अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंट्री का जो डिजीज़ बर्डन है, जिस हिसाब से आज जो है कम्युनिकेबल और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, उन पे कैसे जो है रोकथाम की जा सके उसके। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है फूड सेफ्टी। और फूड सेफ्टी के साथ साथ में जो है जो हमारा जो भोजन हो वो कैसे ज़्यादा पौष्टिक हो, उसी को लेकर के हम एक कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यशाला में लगभग 200 आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स और इसके अलावा उनके सुपरवाइजर, सीडीपीओज, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर मास्टर ट्रेनर डेवलप करें। मास्टर ट्रेनर विजेता ने बताया कि सरकार की पहल का उद्देश्य हर नागरिक को फूड सेफ्टी, हाइजीन और ओबेसिटी के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आज 60% बीमारियों की जड़ यही है। जैसे हम सब जानते हैं कि भारत में एनीमिया और विटामिन डी का डेफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन एक हद तक उसको टैकल करने में सहायक है अगर हम ये फोर्टिफाइड पदार्थ खाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने जो पीडीएस में जो कि राशन में चावल मिलता है वो मैंडेटरी कर दिया है कि फोर्टिफाइड राइस चावल ही जाए। तो जो फोर्टिफाइड चावल उससे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 घर घर तक जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि 60% ऑफ बीमारियां जो घर में है वो फूड जनित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रचना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होती है। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। दिया जा रहा है ईट एंड फूड लिमिटेड के द्वारा, जिसमें जो राशन आंगनवाड़ी केंद्र में आता है उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से उसका उपयोग करके लोग अपने, आजकल जो महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत, परेशानियां हो रही हैं या बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, तो उनको दूर करने का सरकार का एक ये नया जरिया बनाया गया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
हरिद्वार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मानवता की सेवा करे एआई, इसे आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता से जोड़ना जरूरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व लोक कल्याण में एआई से मिलेगी मदद। देहरादून में बादल फटने से भारी नुकसान, 500 से अधिक लोगों को किया गया रेस्क्यू। 21 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून जिले में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। मसूरी में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। विकास नगर में 14 लोग आसन नदी में बहे, 8 शव बरामद। चमोली में 2.5 महीने से अतिवृष्टि का कहर, सड़कें, पुल और भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। अब तक 1150 करोड़ से अधिक की क्षति। प्रभावितों को दी गई 6 करोड़ से अधिक की सहायता राशि। और देहरादून में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 750 किलो मादक पदार्थों को किया नष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रग्स मुक्त भारत नीति के तहत देश भर में चल रहा अभियान। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।